अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है जी एंटी फंगल ड्रग्स। ये एक फार्माकोलॉजी का बहुत ही अहम टॉपिक है जो अक्सर ही पेपर्स में, इम्तिहानात में, एग्जाम्स में आ जाते हैं। सो अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे एंटी फंगल ड्रग्स क्या हैं और इसके अलावा इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह और इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, एंटी फंगल जो ड्रग्स हैं इनको हम एंटी माइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। अच्छा, ये किसके लिए यूज होते हैं? यूज टू ट्रीट टू सेप फंगल इन्फेक्शंस। मतलब दो तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। एक है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, वो फंगल इन्फेक्शन जो सुपरफिशियल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के आउटसाइड पे होते हैं, स्किन वगैरह पे, या हमारी जो स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह हैं उनमें जो होती हैं उनको कहते हैं सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। इसके अलावा हमारे पास है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन में क्या है जी? लंग्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब लंग्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इन्फेक्शन हो सकते हैं फंगस की वजह से, उनको कहते हैं हम सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस। तो इसके बाद हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, ये है जी एंटी फंगल ड्रग्स। अब इनकी पहले ग्रुपिंग की गई है, फिर इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ग्रुपिंग में हम देखें तो इसमें क्या है? पुलिन्स इंक्लूड एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है जी, इसमें पहले आ जाते हैं पुलिन्स, इनका एक ग्रुप है पुलिन्स। दूसरा है जी हमारे पास मिडाजोल। तीसरा है जी एंटी मेटाबोलिक। ठीक है जी, अब पुलिन्स को हम देखते हैं तो पुलिन्स में क्या है? पुलिन्स में होती है एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन। ठीक है जी, निस्टैटिन और एम्फोटेरिसिन बी है पुलिन्स के में इंक्लूड होती हैं। और इसके अलावा मिडाजोल्स में होती हैं कीटोकोनाजोल, इसके अलावा माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल और कुछ अदर ड्रग्स भी इसमें आ जाती हैं। अब एंटी मेटाबॉलिक एंटी फंगल फ्लूकोनासिन, मतलब फ्लूकोनासिन एक ड्रग है जो कि एंटी फंगल है और ये एक एंटी मेटाबॉलिक तौर पर काम करती है। मतलब एंटी मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए काम करती है, मेटाबॉलिज्म नहीं होने देती जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह उनके दरमियान, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करती है फंगल इन्फेक्शन को। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जी एंटी फंगल एजेंट्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन हम देखने लगे हैं कि एंटी फंगल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। एंटी फंगल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन में हमारे पास पहले आ जाती है एलाइल अमीन्स। एलाइल अमीन्स में आ जाती है निफ्टीफिन आ जाती है, टर्बिनाफिन और यूटिनाफिन आ जाती है। ठीक है जी, अब ओजोल डेरिवेटिव में देखें तो इसमें हमारे पास दो मजीद ग्रुप्स हैं इसके, मिडोजोल। छोड़ यार फ्रेंड। तो अब इधर हमारे पास एंटी फंगल एजेंट्स में अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसमें इलाइलामिन्स आ जाती हैं, जोल डेरिवेटिव्स हैं, पोलिन एंटीबायोटिक्स हैं, पोलिन मेक्रोलाइड्स भी जिनको कहते हैं, और इसके अलावा सेल वाल इनिबिटर्स आ जाती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स आ जाती हैं, और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर्स आ जाती हैं। मतलब वो इनिबिटर्स जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड को की सिंथेसिस को रोकते हैं या उसको इनिबिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर आ जाते हैं जिसमें ग्रायोफुलविन, अदर्स में मतलब अदर ड्रग्स ऐसी जो कि जिनकी कोई मखसूस क्लासिफिकेशन नहीं है। इनमें एक ग्राइसोफुलविन है और फैटी एसिड्स है, साइक्लोपायरोक्स है, बेंजोइक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनिबिटर में एंटी मेटाबोलाइट आ जाते हैं। ये एंटी मेटाबोलाइट्स मतलब ये जो कोई फंगल इन्फेक्शन है उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होने जाते, जिसकी वजह से सेल डेथ का होती है। और इसमें फ्लोसाइटोसिन आ जाते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स में देखा जाए तो। इसके अलावा प्रोटीन सेंस इनिबिटर्स को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास आ जाती है जी टवाबोरोल आ जाते हैं, साइलोइन इनिबिटर्स को देखा जाए एकिना कैंडिस आ जाते हैं, कैप्सोफंगिन आ जाता है, एनिडोलाफंगिन आ जाता है, माइकाफंगिन आ जाता है, नेपोलिन एंटीबायोटिक्स, सार्पोलिन मेक्रोलाइड्स को अगर देखा जाए तो इसमें नेटामाइसिन आता है हमारे पास, निस्टैटिन आता है और एम्फीटेरिसिन भी आता है। और इसके बाद ओजोल डेरिवेटिव्स की भी फर्दर दो किस्म की क्लासिफिकेशन या उनकी दो टाइप्स में ग्रुपिंग की जाती है। एक मिटाजोल है, दूसरे ट्रायाजोल है। मिटाजोल में केटोकोनाजोल, मैकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल आते हैं, और ट्रायाजोल में आ जाते हैं जी फ्लूकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल, वेरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल। इसके अलावा इफिनाकोनाजोल आ जाती हैं। और इसके अलावा एलाइल अमीन्स अगर देखें जाए तो इनमें नेफ्टिफिन, ट्रिबिनाफिन और ब्यूटिनाफिन आ जाती है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती हैं वो है एंटी फंगल ड्रग्स। अब इनकी क्लासिफिकेशन में एक्शन ये हमें फर्दर आगे भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इस पर टाइम ज़ाया ना करें अपना। सो अच्छा, इसमें हमारे पास अब हम पुलिन को देखें तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। पुलिन में दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक निस्टैटिन है और एक एम्फोटेरिसिन भी है, एक निस्टैटिन है। स्टैटिन को फर्दर माइक्रोस्टैटिन भी कहा जाता है। ठीक है जी, निस्टैटिन को फर्दर माइक्रोस्टैटिन भी कहा जाता है। इसके बाद एम्फोटेरिसिन बी की जो हमारे पास अवेलेबल फार्म्स होती हैं उसमें एक तो लोजेंजेस आ जाती हैं जो कि अक्सर तौर पर हमें 10 mg की फार्म में मिलती हैं। इसके बाद ओरल सस्पेंशन आ जाती हैं अक्सर, जो कि हमें 100 mg पर ml की फार्म में देखने को मिलती हैं, और टैबलेट्स आ जाती हैं जो कि 100 mg पर 100 mg की फॉर्म मिल रही है। और इसी के अंदर अब अगर हम देखें आगे तो मैकेनिज्म एक्शन इसका देखें, जो मैकेनिज्म एक्शन इसका बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। मैं आपको इधर पिक्चर दिखाता हूँ, हमारी इन्हीं स्लाइड्स के अंदर होगी। अच्छा, पिक्चर में देखेंगे आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो एम्फोटेरिसिन बी है वो एक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इस जगह पर
एक्ट करता है, और जब इस पर एक्ट करता है तो ये इसके अंदर एक पोर पैदा कर देता है। अब जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर पैदा होता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो K+ और Mg2+ जो K+ और Mg2+ के जो मालिक्यूल या एटम्स हैं वो यहाँ से लीक आउट होते हैं। जब ये लीक आउट होते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो यहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन है उस फंगल इन्फेक्शन का मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय होता है, उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल डेथ होती है। ठीक है जी, यहाँ पर हम देखेंगे भी सही इसको फर्दर कि ये स्टीरोल के साथ बाइंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्टीरोल्स हैं उनके साथ ये बाइंड करते हैं और इससे क्या होता है वहाँ पर एक मतलब कि पोर बन जाता है, जिसकी वजह से K+ और Mg2+ जो एटम्स हैं वो लीक आउट होते हैं और इसकी वजह से फंगल मतलब कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह है उसका फंगल सेल जो है उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, चेंज हो जाता है और इसकी वजह से सेल डेथ होती है। सो अब हम इधर फर्दर अपना देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास होगा एम्फोटेरेसिस बी। इसके इंडिकेशन हम देखते हैं, मतलब ये जूस किस किस चीज़ में किस किस तरह से ये यूज़ होता है और या किस किस किस्म के इन्फेक्शन में ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, मेडिकेशन में देखें तो हमारे पास आती है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन क्या करती हैं? सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि हमारे CNS सिस्टम या हमारी बॉडी के इनसाइड के जो सिस्टम है मतलब लंग्स वगैरह हैं उनमें जो होते हैं। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन में हमारे पास क्या जाता है हिस्टोप्लाज्मोसिस। यह भी एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे ब्रेन वगैरह को इफेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा क्रिप्टोकोसिस आ जाता है और कैकेडियो आइडोमाइकोसिस आ जाता है और ब्लास्टोमाइकोसिस आ जाता है। इसके अलावा कैंडिडियासिस आता है और स्पेजुलस फाइकोमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस भी ये काज कर सकता है। ठीक है जी, इधर हम अगर देखें तो अब ये जो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन है इनमें से अक्सर तौर पर मतलब बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें से आसान 2-4 याद कर लें, 3 याद कर लें या 4 याद कर लें, उनका वाइवा वगैरह या पेपर वगैरह जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको आसान एक तो ये है ना कोकेडियो आइडोमाइकोसिस, मुझे थोड़ा सा मुश्किल है, इसको याद करना मुश्किल है। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये बिल्कुल आसान है, एक ये याद कर लें क्रिप्टोकोकोसिस ये शायद याद हो जाए। इसके अलावा फाइकोमाइकोसिस आ जाता है, ये आप याद कर लें। अच्छा, इसके अलावा ब्लास्टोमाइकोसिस है, ये आप याद कर सकते हैं और मेनिंजाइटिस वगैरह ये याद कर सकते हैं। कैंडिडियासिस ये बिल्कुल आसान है और इसके अलावा जाइगोमाइकोसिस भी आसान है, आप ये याद कर लें। और इसके बाद हम देखते हैं जी GI ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। अब GI ट्रैक्ट के अगर हम इन्फेक्शन देखें तो GI ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है वो होता है कैंडिडिया अल्बिगन्स की वजह से। कैंडिडिया अल्बिगन्स एक खास तौर का इन्फेक्शन है जो हमारे GIT के अंदर होता है और इसकी वजह से अल्सरेशन वगैरह हो जाती है और फर्दर बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जैसे कि डिस्टर्बेंस ऑफ द डाइजेशन वगैरह और इस तरह की बहुत चीज़ें, जिसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह या इस तरह की मतलब कि एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकती हैं। ओरल एंड प्री ओरल जो इन्फेक्शन है इनमें भी ये यूज़ होती हैं। ओरल और पेरी ओरल जो इन्फेक्शन है ये कैंडिडियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है जी, ये अक्सर तौर पर हमारे माउथ के अराउंड मतलब कि माउथ के अंदर छाले वगैरह बन जाते हैं इसकी वजह से। और ज़बान पर अगर आप देखते हैं तो आपको अक्सर तौर पर एक वाइट कलर की लेयर ज़ाहिर होती है, ये भी इस इन्फेक्शन की वजह से होती है। और इसके अलावा ये नोस्ट्रिल्स और आई वगैरह को इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब इसके साइड इफेक्ट लेकिन CNS में इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, मतलब CNS हमारे को ये किस तरह इफेक्ट करता है। CNS में आ जाते हैं हेडेज होता है, इसकी वजह से पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। इसकी न्यूरोपैथी पेरीफेरल न्यूरोपैथी एक कंडीशन है जिसमें हमारी मतलब कि कुछ जिस्म के कुछ हिस्सों को पेन कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होती, पेन वगैरह नहीं फील होता, उसको कहते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी। इसके अलावा है जी ट्रांसिएंट वर्टिगो हो जाते हैं, इसकी वजह से मलेरिया हो जाते हैं और चीज़ें वगैरह मतलब कन्वल्जन्स वगैरह होने लग जा सकते हैं इसकी वजह से। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि ड्रग्स शुड ऑलवेज बी यूज्ड बाय द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स। तो CV, अब ये CV में हमारे किस तरह इफेक्ट करते हैं कि मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये हाइपोटेंशन कहा करते हैं। इसकी वजह से हाइपोटेंशन होती है, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसकी वजह से अरिथमियाज मजीद हो सकते हैं, मतलब कि हमारे जो हार्ट की एक क्या कहते हैं आप, जो हमारे हार्ट की बीटिंग है उसमें ये मतलब फ्लक्चुएशन ले आते हैं, अल्ट्रेशन हो जाती है, मतलब कि रिथमियाज हो जाती हैं अक्सर, जैसे कहते हैं कि कभी टैकीकार्डिया हो गया, कभी ब्रेडिकार्डिया हो गया, इस तरह की। और इसके अलावा ये सिस्टोलिक कंडीशन है जिसमें हमारा सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हार्ट का। और हाइपरटेंशन भी इसकी वजह से हो सकती है। देखिए ये क्योंकि रिथमियाज हो रहे हैं इसके अंदर, कभी हाइपरटेंशन हो जाता है, कभी हाइपरटेंशन हो सकती है, टैकीकार्डिया इसकी वजह से हो सकता है और फ्लशिंग वगैरह हो सकती है। फ्लशिंग कहते हैं कि हमारे जो हार्ट है जब वो
जब पंप करते हैं तो उसकी वजह से हमारे हार्ट के एक चैम्बर से जब दूसरे चैम्बर में ब्लड जाता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाता है, इसको कहते हैं फ्लशिंग। अच्छा, फ्लीबाइटिस हो जाता है और थ्रम्बो फ्लीबाइटिस भी इसी की वजह से हो सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे, शायद इनके और भी होंगे। अच्छा, इसी की वजह से हेयरिंग लॉस भी हो सकता है और इनिटस हो जाता है, ब्लड विजन वगैरह, हमारा जो विजन है देखने का जो अमल है वो ब्लर हो सकता है इसकी वजह से। और जीआई, अब इसको मजीद जीआई में देखें, जीआई मतलब कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में कौन सी चीज़ हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकती है, नोजिया वगैरह हो सकता है, और इसके नोजिया कहते हैं मतली आना, और वोमिटिंग मतलब उल्टी वगैरह हो सकती है, डिस्पेप्सिया हो सकती है। डिस्पेप्सिया कहते हैं एक कंडीशन है जिसमें हमारे जो मैदे का खाना है, जो हमारे स्टमक फूड है, वो हमारे गले की तरफ ऊपर चढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह में अक्सर खटास वगैरह या अजीब किस्म का साइकिल फील हो सकती है। डायरिया हो जाता है इसकी वजह से। और एपिगास्ट्रिक पेन, हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें पेन हो सकती है। इसके अलावा क्रैम्पिंग वगैरह, हमारा जो क्रैम्पिंग मतलब कि हमारा जो स्टमक है उसके स्टमक की मसल्स जो है तो वो क्रैम्प करते हैं। और मिलीना हो सकता है इसकी वजह से, होमरेज, गैस्ट्रो इंट्राइटिस हो सकते हैं। ठीक है जी। अब लिपोसोमल प्रिपरेशंस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। अच्छा, सो हमारा जो पिछला टॉपिक था एम्फोटेरिसिन बी, उसका एक हमारे पास टॉपिक, उसका एक पार्ट हमारा रह गया था जो कि था उनको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है, मतलब कि जो एम्फोटेरिसिन बी है उसको किसी ऐसे तरीके से प्रिपेयर किया जाए ताकि वो अपनी मेन जगह पर जाकर ही सिर्फ अपने फंगल इन्फेक्शन के साथ ही बाइंड हो, ना कि किसी दूसरे सेल वगैरह के साथ। इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा एम्फोटेरिसिन बी है उसको एक लिपिड की लेयर के अंदर क्या किया जाता है, पैकेज किया जाता है। इस तरह से पैक किया जाता है कि वो किसी और सेल के साथ बाइंड ना हो, बल्कि जाकर अपना जो मेन उसका पॉइंट है, जो मेन फंगल इन्फेक्शन है उसके साथ ही बाइंड हो। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी से बचाता है। इसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी से प्रिवेंशन मिलती है हमें। और इसके अलावा इन्फ्यूजन टॉक्सिसिटी से भी, मतलब किसी और सेल के साथ बाइंड करके और उसकी ब्रेक डाउन करवाए, इससे हमें निजात मिलती है, इससे हम बच जाते हैं। और इसके अलावा ये मोर इफेक्टिव बन जाता है और मोर एक्सपेंसिव भी बन जाता है इसी की वजह से। सो हमारे पास निस्टैटिन, हमारा जो अगला टॉपिक है उसको निस्टैटिन कहते हैं, उसका नाम है निस्टैटिन, जिसको माइक्रोस्टैटिन भी कहते हैं। निस्टैटिन, इसके अवेलेबल फॉर्म देखने जाए तो लोजेंजेस में तकरीबन 2 लाख यूनिट्स होते हैं, या 0.2 मिलियन यूनिट्स भी आप कह सकते हैं। और यह देखें, निस्टैटिन को यूनिट्स की फॉर्म में मेजर किया जाता है, ना कि वो जनरल मेजरमेंट होती है, मतलब mg या ml की फॉर्म में, इस तरह कुछ नहीं होता। ओरल सस्पेंशन देखी जाए तो इसमें कितने होते हैं, 1 लाख यूनिट्स होते हैं पर ml। अगर किसी ड्रग की ओरल सस्पेंशन है, कुछ सिरप है, या सॉरी सिरप कह रहा हूँ, सस्पेंशन ही है, बल्कि सस्पेंशन है, तो उसके अंदर कितने होंगे, 1 लाख यूनिट्स पर ml होंगे। और पाउडर देखें जाए तो इसमें पाउडर में मुख्तलिफ मेडिकेशंस की बुनियाद पे मुख्तलिफ किस्म की, आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मेडिकेशन बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म की प्रिपरेशन इसकी हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की इनके अंदर क्वान्टिटी मौजूद हो सकती है उन यूनिट्स की निस्टैटिन की। इसमें एक है जी 50,150 यूनिट्स हो सकती हैं, और इसके अलावा क्या है 5 मिलियन यूनिट्स भी हो सकती, 500 मिलियन यूनिट्स भी हो सकती हैं, 1, 2 और 5 बिलियन यूनिट्स भी हो सकती हैं। सो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स क्या है जी, इनके अंदर तकरीबन 0.5 मिलियन यूनिट्स होते हैं। ठीक है जी। विजाइनल सस्पेंशन सपोजिटरीज देखी जाए तो विजाइनल सपोजिटरीज के अंदर अक्सर 1 लाख यूनिट्स होते हैं। इंडिकेशन में क्या है, मतलब यहाँ कहाँ कहाँ किस किस जगह पर इंडिकेट किए जाते हैं। अच्छा, इंडिकेशन देखी जाए तो इसमें है जी ये इंडिकेशन देखे जाए तो ये इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस में यूज़ होते हैं। इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस मतलब ये एक बीमारी है जिसके वजह से हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। इसके अलावा ओरल कैंडिडियासिस में यूज होते हैं। अब इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस ये भी फंगल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से फंगस वगैरह बन जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। ओरल कैंडिडियासिस है, ये ओरल कैंडिडियासिस हमारे मुंह के हिस्से में होता है, इसके अलावा नॉस्ट्रल वगैरह में भी हो सकता है, और आइज़ में भी हो सकता है, जिसकी वजह से रेडनेस ऑफ आइज़ वगैरह होती है। और अगर ये नॉस्ट्रल की वजह से अंदर हो जाए तो उसकी वजह से हमें रैशेज वगैरह बन जाती हैं नॉस्ट्रल के अंदर ही, और इसकी वजह से हमें स्नीजिंग वगैरह हो सकती है।
ठीक है जी। अगर माउथ के अंदर बन जाए तो माउथ के अंदर आप अक्सर देखे होंगे कि एक किस्म के छाले बन जाते हैं, ठीक है जी, वो भी इसकी वजह से हो सकती है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस किस जगह पर ये यूज़ नहीं किया जा सकता है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी अगर इसकी हो किसी पेशेंट में तो उसमें यूज़ नहीं होता। और अगर किसी को प्रेगनेंसी हो तो उस केस में उनको विजाइनल स्पेसिलिटीज नहीं दी जा सकती इसकी। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हम देख लेते हैं। स्टैटिन की फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें। अब्जॉर्प्शन, अब ये पोरली अब्जॉर्ब होता है, ठीक है जी, ये बहुत कम अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये अपनी अनचेंज फॉर्म में मतलब बगैर किसी रिएक्शन के अक्सर तौर पर ये हमारे फीसेस के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है। अब स्टैटिन, अच्छा, इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स या यूजेस क्या है, मतलब ये भी एक किस्म की वही चीज़ है, इंडिकेशन है इसमें। ये किसके लिए यूज होते हैं, टू ट्रीट कैंडिडिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। और इसके अलावा इनका मोड ऑफ एक्शन तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, जो पिछला हमने पढ़ा है वो, और इसका तकरीबन सेम ही है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन, फंगल सेल मेम्ब्रेन जो है उसका परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से K+ और Mg2+ जो एटम्स हैं, ठीक है जी, वो क्या करते हैं उसमें से लीक आउट होते हैं, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म चेंज हो सकता है, ठीक है, अल्टर हो जाता है उसका मेटाबॉलिज्म। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सेल हमारा जो सेल है, जो फंगल इन्फेक्शन का सेल है, उसकी सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स, अब इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसकी वजह से एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, मतलब वगैरह आनी शुरू हो सकती है। इसके अलावा वॉमिटिंग वगैरह आनी शुरू हो जाती है, मतलब कि उल्टी आ जाती है या डायरिया वगैरह इसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर इसको लार्ज डोज में लिया जाए तो इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। और स्टोमिक क्रैम्प्स हो जा सकते हैं इसकी वजह से। स्टोमिक क्रैम्प्स कहते हैं हमारा जो मैदा है उसके जो मसल्स हैं, हमारा जो स्टोमिक है उसके जो मसल्स हैं उनकी अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लग जाती हैं जल्दी जल्दी, इसको कहते हैं स्टोमिक क्रैम्प्स, ठीक है जी। और इसकी वजह से हमारा एब्डोमिनल पेन वगैरह हो जाता है, इसकी वजह से रैशेज वगैरह बन सकते हैं, इसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर। अच्छा, विजाइना, अब विजाइनल साइड इफेक्ट्स क्या है कि विजाइना के अंदर रैशेज वगैरह हो सकते हैं, बर्निंग की सेंसेशन वगैरह पैदा हो सकती है। दियर टैक्स में ट्रांसिएंट नोजिया हमने पहले पढ़ लिया कि इसकी वजह से नोजिया हो सकता है, मतली आ सकती है, मतलब एक ऐसी कंडीशन। अच्छा, नोजिया एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें हमें लगता है कि हमें उल्टी आ रही है या आएगी, लेकिन आती नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा वोमिटिंग है, वोमिटिंग के अंदर जहर सी बात है वो उल्टी है, इसके बाद जाता है डायरिया आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कला, अब ये हमने पढ़ा है सिर्फ पुलिन्स, अब हमारे पास है अमीडाजोल्स, ठीक है जी। अमीडाजोल में हम देखें तो फ्लूकोनाजोल आता है हमारे पास, हाइड्रोकोनाजोल आ जाता है, ठीक है जी। जी आगे इनकी ब्रांड नेम है कि फ्लूकोनाजोल, अब इसकी डाईफ्लूकैन में आ जाते हैं, मतलब अवेलेबल फॉर्म इसकी डाईफ्लूकैन है। और हाइड्रोकोनाजोल इसकी क्या है, स्पोरानॉक्स है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कीटोकोनाजोल है, इसकी स्पेरानॉक्स, ठीक है जी। और मिकोनाजोल नाइट्रेट आ जाता है, और जिसको मोनिस्टैट या मिकाटिन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। डेवलप्ड फॉर्म्स इंजेक्शन की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने लगे यानी फ्लूकोनाजोल की अवेलेबल फॉर्म्स वगैरह हम इसकी देख लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं क्या किस किस पोटेंस में मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, फ्लूकोनाजोल में देखें तो ये अवेलेबल फॉर्म में इंजेक्शन आ जाते हैं, इसके बाद टैबलेट्स आ जाते हैं। इंजेक्शन में हमारे पास क्या है जी, इंजेक्शन अक्सर तौर पर हमारे पास 2 mg पर ml में अवेलेबल होते हैं, या 4 mg पर 200 mg में भी अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है जी। 4 mg पर 200 ml में अवेलेबल हो सकते हैं, और ये 200 mg पर ml में भी अवेलेबल हो सकती हैं। एक्चुअली दिस इज पर 1100 ml, so that's wrong here, so you can correct it. As tablets, in the form of tablets, if you look at this, then tablets may be available in the form of 50 mg or 100 mg, 150 mg and 200 mg, okay। so मैकेनिज्म एक्शन इसकी देखें तो क्या होता है, मैकेनिज्म एक्शन में देखें तो ये क्या कहते हैं, इनहिबिट एन एंजाइम, ठीक है। इनहिबिट एन एंजाइम, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं किस चीज़ में, रिजल्टिंग इन सेल मेम्ब्रेन लीकिंग,
सेल मेम्ब्रेन लीकिंग की वजह से एक एंजाइम जो जो सेल में से निकलती है उसको क्या कहते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शनिंग, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अल्टर हो जाती है और फंगल सेल डेथ हो जाती है। दोबारा हम इसको देख लेते हैं मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। ये इनहिबिट करते हैं एक एंजाइम को, ठीक है जी। ये एक एंजाइम को इनेबल करते हैं, एक ऐसी एंजाइम जो कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की अल्ट्रेशन को कंट्रोल करती है या उसको लीकिंग से बचाती है। उस चीज़ को ये क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं, ठीक है जी। ये एंजाइम जो सेल मेम्ब्रेन है उस सारे को बाइंड करके रखती है एक दूसरे के साथ, इसकी डिफॉर्मेशन नहीं हो जाती, होने देती। लेकिन जब क्या होता है कि इस एंजाइम की इनहिबिशन हो जाती है तो जो सेल मेम्ब्रेन है अब उसमें अल्ट्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर कोई पोर वगैरह बन जाते हैं और इसकी वजह से फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर लीकिंग वगैरह पैदा हो जाती है। वही फिर वो पहले वाला प्रोसीजर हो जाता है जो एम्फोटेरसिन बी में था, मतलब कि उसमें से के प्लस और एम जी प्लस बाहर निकल आते हैं और एम जी प्लस और के प्लस जो एटम्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी ख़राब हो जाता है और इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन भी अल्टर हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि सेल डेथ, ठीक है, फंगल सेल की डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट देखें तो हमारे पास फ्लूकोराजोल। अब इसकी रूट और डोज मतलब कि ये किस किस चीज़ से किस तरीके से इसको इंसर्ट किया जा सकता है बॉडी में, वो हम देखेंगे। रूट एंड डोज अब ओरल भी दी जा सकती है और आईवी भी दी जा सकती है। इंट्रावेनस तौर पर भी इसको इंजेक्ट किया जा सकता है और ऑरली तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। यूजेस एंड कॉन्सेंट्रेशंस फॉर अ वैरायटी ऑफ फंगल इन्फेक्शन, मतलब इसको बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। और ये क्या है, हाईली सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ फंगल साइटोक्रोम P450। जो फंगल साइटोक्रोम P450 है, जो फंगल इन्फेक्शन के सेल के अंदर, फंगल सेल के अंदर साइटोक्रोम P450 मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनहिबिट करते हैं। और क्या होता है, ये ट्रीट यूज टू ट्रीट क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस को ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है इन एड्स के अंदर, एड्स क्लाइंट्स एंड ओरोफ्रेंजियल एंड सिस्टेमिक कैंडिडियासिस, ठीक है जी। क्या होता है, यूज टू ट्रीट क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है जी, एड्स के क्लाइंट्स के अंदर। और इसके अलावा क्या होता है, ओरोफ्रेंजियल एंड सिस्टेमिक कैंडिडियासिस वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। और इसका हाफ लाइफ कितनी है जी, 20 to 50 आवर्स, ठीक है जी, 20 to 50 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है। और ये क्या किया जाता है, यूज टू ट्रीट क्रिप्टोक्रेनियम मेनिंजेस, मतलब क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को एड्स के क्लाइंट्स, एड्स के जो पेशेंट है उनके अंदर ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ओरोफ्रेंजियल या सिस्टेमिक कैंडिडियासिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिकेशन देखा जाए इसको किस किस चीज़ में इंडिकेट किया जाता है, जो डॉक्टर हैं इसको कौन कौन सी बीमारी के अंदर रिकमेंड करते हैं, ठीक है जी। इंडिकेशन, इसमें इंडिकेशन देखें जो हमारे ओरोफ्रेंजियल कैंडिडियासिस में इसको यूज़ किया जाता है, एसोफेगियल कैंडिडियासिस में उसको यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा वुल्वोविजाइनल कैंडिडियासिस में यूज़ किया जाता है जो कि एक विजाइनल इन्फेक्शन है। सिस्टेमिक कैंडिडियासिस में यूज़ जाता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस पहले भी हमने पढ़ा है, उसमें यूज़ होता है। और प्रिवेंशन ऑफ कैंडिडियासिस इन बोन मैरो के अंदर कैंडिडियासिस को प्रिवेंट करने के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर कैंडिडियासिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। सप्रेशन ऑफ द रिलैप्स ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन द पेशेंट्स विद एड्स। वो पेशेंट्स जो जिनके अंदर एड्स वगैरह है उसमें ये क्या करते हैं, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की रिलैप्स को सप्रेस करते हैं या उसको रोकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स, सीएनएस के साइड इफेक्ट में हेडेक आ जाता है या डिजनेस वगैरह आ जाती है। जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, अगर हम इसके इफेक्ट्स देखें, नोजिया में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वोमिटिंग में, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो उसके ये हो सकता है, सॉरी ये साइड इफेक्ट्स हैं। सीएनएस हेडेक्स में इसको हेडेक्स इसकी वजह से हो सकता है, डिजनेस हो सकती है।
ठीक है जी। और इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और डिस्पेप्सिया वगैरह हो सकते हैं इसकी वजह से। और इसकी वजह से टेस्ट परवेंशन भी होता है, मतलब कि हमारे जो टेस्ट बड्स हैं ऑन दी और टोंग, उनको ये क्या करता है कि उनको टेस्ट की सेंसेशन उसकी कम कर देता है या उसको ख़त्म हो जाती है थोड़ी अरसे के लिए, ठीक है जी। लेकिन ये एक टेम्परेरी चीज़ होती है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। सो हिमाटोलॉजिक ल्यूकोपेनिया में जो ल्यूकोपेनिया हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है जी। और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ल्यूकोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है कि हमारे जो ब्लड वेसल हैं उनके अंदर थ्रोम्बस बन जाते हैं, हमारे जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो बन जाती हैं, ठीक है जी। और स्किन के ऊपर इसकी वजह से रैशेज वगैरह हो सकते हैं, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आइट्रोकोनोजोल इसकी अवेलेबल फॉर्म में हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, इसमें अवेलेबल फॉर्म में हमारे कैप्सूल आ जाते हैं, इंजेक्शन आ जाते हैं और ओरल सोल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है जी। कैप्सूल्स आ जाते हैं इसकी अवेलेबल फॉर्म में, इंजेक्शन आ जाते हैं, ओरल सोल्यूशन आ जाते हैं। कैप्सूल में जो है वो 100 mg के अंदर अवेलेबल होते हैं, इंजेक्शन 10 mg पर ml में अवेलेबल होते हैं और ओरल सस्पेंशन 10 mg पर ml में ही अवेलेबल होते हैं। ये हमने फ्लोकोनोजोल ख़त्म हुआ है, इसके बाद हमने शुरू किया एट्रोकोनोजोल, ठीक है जी। ये हम इमिडाजोल्स की क्लासिफिकेशन में से जो ड्रग्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एट्रोकोनोजोल जो कि स्पेरानॉक्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, स्पेरानॉक्स इसका एक ब्रांड नेम भी आप कह सकते हैं, वो है तो रूट एंड डोज। अच्छा, रूट और डोज मतलब कि इसकी डोज कितनी दी जाती है और कौन कौन से रूट से दी जा सकती है, इसके अंदर वो डिस्कस किया जा रहा है। रूट एंड डोज में क्या है जी, पुअर अब्जॉर्प्शन होती है इसकी, ठीक है जी। अच्छा, इसकी लोडिंग डोज क्या होती है, 200 mg Q8H × 3D, मतलब कि 3 दिन के लिए दी जा सकती है। हर 8 घंटे के बाद 3 दिन के लिए दी जाती है। इसकी डोज कितनी, 2 mg, ठीक है जी। 2 mg दी जाती है हर 8 घंटे के बाद 3 दिन के लिए इस डोज को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। और इसके बाद अगर मेंटेन करनी हो इसकी डोज, अगर एक जगह पर मेंटेन करनी है, ठीक है जी, तो उसके लिए क्या होता है, 200 mg पर डे दी जा सकती है इसकी डोज। और अगर मतलब कि एक तो है ना, जब आपको डिसीज़ अच्छी तरह से लगी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक दिन में तकरीबन हर 8 घंटे के बाद इसकी डोज दी जाएगी, कितनी, 3 दिन के लिए 200 mg, और मेंटेन की जाए। उसके बाद जब आपकी वो ठीक हो जाती है तो क्या होगा कि 200 mg पर डे आप देंगे, ठीक है जी। और मैक्सिमम इसकी डोज कितनी दी जा सकती है, मैक्सिमम डोज इसकी दी जा सकती है 400 mg पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेज, ठीक है जी। 400 mg डोज इसकी दी जा सकती है पर डे 2 डिवाइडेड डोजेज के अंदर। अब ये बहुत सारे सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस के अंदर इफेक्टिव होती है, पार्टिकुलरली ब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर और हिस्टोप्लाज्मोसिस के अंदर ये अवेलेबल होती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर ये क्या करती है, इसको इफेक्टिव होती है। और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, हाफ लाइफ है इसकी 21 to 42 आवर्स, ठीक है जी। 21 से 42 घंटे हो सकते हैं इसकी हाफ लाइफ होती है। सो नेक्स्ट इसके इंडिकेशन आ रही हैं हमारे पास, इट्रोकोनोजोल की इंडिकेशंस, मतलब कि इट्रोकोनोजोल किस किस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। सो इंडिकेशन में हम इसकी देखें तो आ जाते हैं हमारे पास पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्लास्टोमाइकोसिस होता है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नॉन मेनिंजियल हिस्टोप्लाज्मोसिस में इसको यूज़ किया जा सकता है, एस्परजिलोसिस में इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा ठीक है जी, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्लास्टोमाइकोसिस में इसको यूज़ किया जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, अच्छा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिकेशन अब इसकी देख रहे थे हम कि पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्लास्टोमाइकोसिस। एक्स्ट्रा अच्छा, ये ब्लास्टोमाइकोसिस एक
हमारे लंग्स के अंदर का एक इन्फेक्शन है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर एक फंगल इन्फेक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और सीने में दर्द वगैरह हो सकता है। ठीक है जी। पल्मोनरी, आपने पल्मोनरी के पहले भी वर्ड सुना होगा। हमारे जो लंग्स है उसके अंदर छोटे छोटे खुलिये होते हैं, या एक किस्म की उसके अंदर छोटे छोटे नालियाँ होते हैं, उनको कहते हैं पल्मोनरी। ठीक है जी, उनको कहते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी पल्मोनरी असल में एक वर्ड है जिसका मतलब है लंग। ठीक है जी। और ठीक है, इसके बाद नॉन मेनेंजियल हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकता है। इसकी वजह से हमारी मेनेंजेस, हमारे जो ब्रेन के मेनेंजेस हैं उसके अंदर हिस्टोमाइकोसिस हो जाता है, एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। एस्परजिलोसिस हो सकता है, एट्रोकोनोजोल, अच्छा सॉरी, पल्मोनरी और एक्सट्रापल्मोनरी ब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नॉन मेनिंजियल हिस्टोमाइकोसिस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एस्परजिलस के अंदर, एस्परजिलोसिस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एंकोमाइकोसिस ऑफ द टुई नेल, हमारे जो टुई है, जो हमारे मतलब के अक्सर तौर में हमारे जो पाँव हैं उनके नेल के, आपने साइड में देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है कि एक अक्सर वगैरह दर्द वगैरह हो जाता है या कोई इन्फेक्शन बन जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं टोइनल इन्फेक्शन, और ये ऑन्कोमाइकोसिस की वजह से, ऑन्कोमाइकोसिस की वजह से होता है। ऑन्कोमाइकोसिस ऑफ द फिंगर नेल, जो हमारे नाखून है उनके, जो हमारे हाथ के नाखून हैं उनके नेल्स के अंदर भी ये हो जाता है। ठीक है जी, जो हमारे हमारे फिंगर्स के नेल के अंदर भी ये हो जाता है। आपको अक्सर तौर पर हमारे जो हाथों के नाखून हैं उनके अंदर आपको एक ब्लैक कलर नज़र आता होगा, ये भी इसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है जी। ऑन्कोमाइकोसिस ऑफ फिंगर नेल को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो सकता है। ऑन्कोमाइकोसिस ऑफ टोई नेल को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो सकता है। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो सकता है इन दी पेशेंट्स दोज आर इनरिस्पॉन्सिव टू फ्लूकोनाजोल टैबलेट। ठीक है जी, वो पेशेंट्स जो के फ्लूकोनाजोल टैबलेट्स के से अनरिस्पॉन्सिव है उनमें ये यूज़ हो सकता है। इसके बाद क्या है, एसोफेकल कैंडिडियासिस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कैंडिडियासिस जो कि हमारे एसोफेकस में होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसकी देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन पेपर, अच्छा, पेशेंट्स है हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स आर रिसीविंग ओरल ट्राइजोलैम और मिडाजोलैम। ठीक है जी, वो पेशेंट्स जो कि हाइपर सेंसिटिव है इससे हाइड्रोकोनोजोल ड्रग्स से या अदर किसी कोनोजोल ड्रग्स से, तो उसके अंदर इसको क्या किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। और या अगर आपका पेशेंट कोई ट्राइजोलैम या मिडाजोलैम वगैरह यूज़ कर रहा है तो उसमें भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। और दोज विद वेंटिकुलर डिसफंक्शन, मतलब ऐसे पेशेंट के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है जो कि क्या है कि जिनके अंदर वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है। ठीक है जी, जिनकी जो वेंट्रिकुलर पार्ट है वो काम नहीं कर रहा, उसके अंदर इसको यूज़ नहीं किया जाता। और या अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी हार्ट फेलियर की या किसी और हार्ट प्रॉब्लम की या कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है जिस पेशेंट को, तो उसको नहीं यूज़ कराया जा सकता है हाइड्रोकोनोजोल। ठीक है जी। या वो मदर्स जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चों को, तो उनके अंदर भी इसको यूज़ नहीं किया जाता। सो साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखें क्या क्या है। CNS, अब CNS के अंदर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, हेडेक हो सकता है, इसकी वजह से डिजीनेस हो सकती है और सेम्नोलेंस हो सकती है, इसकी वजह से फटीग मतलब थकावट वगैरह हो सकती है, और मिलेज वगैरह भी इसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, CV, अब उस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, हाइपरटेंशन हो सकती है इसकी वजह से, और एडिमा हो सकता है इसकी वजह से। GI, अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के नल जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर कौन सी इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, उसमें नोज़ी हो सकता है इसकी वजह से, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है इसकी वजह से, और एनोरोजी हो सकता है इसकी वजह से। GU, ठीक है जी, ये है जो हमारा गैस्ट्रो, ठीक है जी, गैस्ट्रो, अच्छा, GU ये हमारे जो विजाइनल हमारा सॉरी ये जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसके बारे में आके अल्बुमिनोरिया हो सकता है इसकी वजह से। और इम्पोर्टेंस अल्बुमिनोरिया मैं आपको समझाता हूँ कि अल्बुमिनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी यूरिन है उसके अंदर अब नॉर्मली तौर पर अल्ब्यूमिन
मौजूद होती है उसको कहते हैं अल्ब्यूमिनुरिया। हेपेटिक हमारा जो लीवर की सिस्टम है उसमें क्या हो सकता है कि इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन हमारा जो हेपेटिक फंक्शन है वो उसको ख़राब कर सकता है, हमारे लीवर को ख़राब कर सकता है इट्राकोनोजोल। और मेटाबॉलिक अच्छा मेटाबॉलिक सिस्टम ये हाइपरकैलेमिया कर सकता है, इसकी वजह से क्या करते हैं पोटाशियम का लेवल हमारे पोटाशियम के लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जी, हमारी बॉडी के अंदर। और इसकी वजह से स्किन के ऊपर कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, रैश या प्रोराइटिस हो सकता है इसकी वजह से। नेक्स्ट देखें तो एंटी मेटाबोलाइट्स। अब एंटी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन सी आती हैं, ठीक है जी। एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास आ जाती हैं जी फ्लोसाइटोसिन आ जाती है, ठीक है जी। एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास क्या कौन कौन सी जा सकती हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास सॉरी फ्लोसाइटोसिन है एंटी मेटाबोलाइट हमारे पास। इसके अलावा इसको फ्लोरिनेटेड थायमिटीन्स भी कहते हैं, ठीक है जी। अब यही एक ही मेरे ख्याल से इसके ड्रग है फ्लोसाइटोसिन। इसके अवेलेबल फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, अवेलेबल फॉर्म्स इसकी देखे जाए तो इसके अंदर है जी सो अवेलेबल फॉर्म अगर इसकी देखी जाए तो गिवन अलोन काज रेजिस्टेंस, सो गिवन इन कॉम्बिनेशन विद एम्फोटेरिसिन, ठीक है जी। एम्फोटेरिसिन के साथ कॉम्बिनेशन। अच्छा ये अब आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। इसमें कैप्सूल, अब कैप्सूल की फॉर्म में अगर ये हो तो इसकी 250 mg दी जाती है या 500 mg दी जाती है, ठीक है जी। अगर इसको अलॉन अकेला दिया जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, काज रेजिस्टेंस, ठीक है जी। इसको अगर अकेला एक फ्लोसाइटोसिन ही सिर्फ देंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस होगी और ये काम नहीं करेगा। इसकी वजह से इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है अक्सर तौर पर एम्फोटर के मतलब एम्फोटर के साथ इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। और ये हमारे टिश्यू जो CSF है, ठीक है जी, उसके अंदर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये किडनी के जरिए एक्सक्रीट होता है। और मैकेनिज्म एक्शन इसकी देखा जाए आल्सो नोन एज 5-फ्लोरोसाइटोसिन, ठीक है जी। इसको 5-फ्लोरोसाइटोसिन भी कहते हैं जो या एंटी मेटाबोलाइट, ये कैन फ्लोरोसाइट, ठीक है जी। एंटी मेटाबोलाइट है मतलब वो तो हमने पहले भी देख लिया है, इसकी क्लासिफिकेशन भी यही थी एंटी मेटाबोलाइट। सो क्या करते हैं कि नॉन एज इसको 5-फ्लोरोसाइटोसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। एक फ्लोसाइटोसिन और 5-फ्लोरोसाइटोसिन के नाम से इसको यूज जाना जाता है। टेकन अप बाई फंगल सेल्स, इसको फंगल सेल्स के जरिए लिया जाता है और इंटरफेयर्स विद DNA सेंसेस। ये क्या करता है कि DNA सेंसेस के साथ इंटरफेयर करता है और इसकी वजह से क्या होता है कि फंगल सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है जी। आल्सो नोन एज 5-फ्लोरोसाइटोसिन, 5-फ्लोरोसाइटोसिन भी इसको जाना जाता है और फंगल सेल के जरिए टेकन अप बाई फंगल सेल, ठीक है जी। फंगल सेल के जरिए इसको लिया जाता है और इंटरफेयर विद DNA सेंसेस में ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब आपको मैं इसका एक तरीके से समझाता हूँ। इसको एक तो ये इसका नाम मैंने वैसे कि इसको 5-फ्लोरोसाइटोसिन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते हैं कि ये फंगल सेल्स इसको लेते हैं और ये क्या करता है, ये DNA साइंसेस के साथ इंटरफेयर करता है और इसकी वजह से क्या करता है कि DNA के का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फंगल सेल की डेथ होती है। ओके जी। इंडिकेशंस, अब इसको इंडिकेट कौन कौन सी कंडीशन किया जाता है, सिवियर फंगल इन्फेक्शंस काज्ड बाय सेप्टिकल स्ट्रेन्स ऑफ कैंडिडा स्पीशीज। कैंडिडा स्पीशीज के अंदर जो के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो एक सुवेयर शेप इख्तियार कर जाते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या है, सेप्टिसीमिया आ जाता है और एंडोकार्डाइटिस आता है। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन आते हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शन आ जाते हैं और क्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ के जो क्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। इंडिकेट किया जाता है। और क्या मेनिंजाइटिस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस क्या है, हमारी जो ब्रेन की मेनिंजेस है उनके अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हेडेक वगैरह हो सकते हैं। अच्छा पल्मोनरी इन्फेक्शन, अगर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है जी। क्या क्या अब दोबारा शुरू से इसको देखते हैं क्या कहते हैं।
स्फेयर फंगल इन्फेक्शन, ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो स्फेयर फॉर्म में तैयार कर जाते हैं और जो कि कैंडिडिया किसी चीज़ की वजह से होती हैं, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, ठीक है जी। इसमें कौन कौन से, इसमें एक सेप्टिसिमिया आ जाता है, एंडोकार्डाइटिस आ जाता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन जो वगैरह होते हैं उसमें इसको इंडिकेट किया जाता है। और अगर कोई लंग्स के इन्फेक्शन तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा क्रेप्टोकोकस सिपिसिस की वजह से कुछ इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस वगैरह हो सकता है इसकी वजह से। और इसके अलावा पल्मोनरी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं इसकी वजह से, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो एंटी अमीन्स, ठीक है जी, एंटी अमीन ड्रग्स इसके बाद आ जाती हैं। ये क्या है, ये फंगिसाइडल ड्रग्स हैं। ठीक है जी। फंगिसाइडल ड्रग्स हैं अलाइलमीन्स। ठीक है जी। अलाइलमीन्स एक ड्रग्स हैं जिनकी ड्रग की क्लास है, जिसके अंदर क्या होता है कि गिवन ओरली एज वेल एज फंगिसाइड। अच्छा, ये एक फंगिसाइडल ड्रग है। इसके वजह से क्या होता है, फंगस को किल करती है। गिवन ओरली एज वेल एज टॉपिकल प्रिपरेशन, इसको ऑरली दिया जाता है एज वेल एज टॉपिकल प्रिपरेशन, जिस तरह से टॉपिकल प्रिपरेशंस को ऑरली दिया जाता है। ठीक है। ये क्या करती हैं, कैरेटिन रिच एरियाज के अंदर ड्रग्स कम्युलेट होती हैं। ठीक है जी। ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो कैरेटिन के रिच एरियाज हैं उनके अंदर ये ड्रग कॉमुलेट करती हैं, जमा हो जाती हैं। ठीक है जी। ओरली दी जाती हैं और टॉपिकल प्रिपरेशन भी होती हैं इसकी। ड्रग्स कम्युलेट इन द रिच एरियाज, कैरेटिन रिच एरियाज, हमारे जिस्म के रिच एरियाज, कैरेटिन रिच एरियाज हैं जैसे हमारे एयर्स वगैरह हैं, उनके अंदर ये कॉमुलेट हो जाती हैं। अच्छा, ये करती क्या है इसके अंदर, अब इसके ये मैकेनिज्म एक्शन है छोटा सा, इनिबिशन ऑफ एसक्यू इपोक्साइड। ठीक है जी। एसक्यू इपोक्साइड ये क्या करती हैं, इसको इनेबल कर देती हैं। और क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्वेलेंस, इसकी वजह से सिक्वेलेंस की कॉम्बिनेशन होती है। और ये फंगल सेल्स की वजह से टॉक्सिक होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि डेथ ऑफ फंगल सेल्स, फंगल सेल की डेथ हो जाती है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसक्यू एपोक्साइड क्या है। तो एसक्यू तो फ्रेंड्स, जो एसक्यू एपोक्साइड है असल में ये है एसक्यू इपोक्सीडेज। एसक्यू इपोक्सीडेज ये एक एंजाइम है जो क्या करती है कि उसको, जो कि अर्गोस्टेरोल का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, सॉरी उसके एसक्यू इपोक्सीडेज क्या है, एक एंजाइम है जो क्या करती है कि एसक्यू इपोक्सीडेज को मतलब कि जो अर्गोस्टेरोल की प्रिपरेशन काम आती है। अब क्या होता है कि जो ट्रपिनोफेन है वो इनहिबिट कर देता है एसक्यू इपोक्सीडेज को, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि अब जो अर्गोस्टेरोल है वो मेन कंपोनेंट होता है फंगल सेल का। अब इसमें क्या होता है कि जब एसक्यू एपोक्सीडेज इनहिबिट हो जाती है, इसकी वजह से टर्बिनाफिन नहीं बनती। जब टर्बिनाफिन नहीं बनती तो इसकी वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ जब अर्गोस्टेरोल नहीं बनता तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फंगल सेल है उसमें वीकनेस पैदा हो जाती है, उसका फंगी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो सकता, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्वेलेंस हो जाती है। ठीक है, उसका काम प्रॉपर नहीं हो सकता। और ये चीज़ क्या होती है, ये टॉक्सिक होती है फंगल सेल के लिए। और ये आफ्टर ऑल इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द फंगल सेल। इसकी वजह से फंगल सेल की डेथ हो जाती है और ये अपना फंगलसाइडल इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है जी। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं और कुछ यूजेज आ रहे हैं यहाँ पे। एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से हैं टर्पेनोफिन के। एडवर्स इफेक्ट में देखा जाए तो नोजिया हो सकता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा टेस्ट डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। ठीक है जी। मतलब कि टेस्ट की फीलिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए। ये एक टेम्परेरी चीज़ होती है लेकिन फिर भी एक साइड इफेक्ट तो है। रेली हिपैटिक डिसफंक्शन हो जाता है इसकी वजह से। और टॉपिकल बहुत सी चीज़ें इसकी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जैसे कि एरिथेमा हो सकता है, इचिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, रैचे वगैरह बन सकती हैं स्किन के ऊपर, यूटिकेरिया और ड्राइनेस वगैरह हो सकती है इसकी वजह से। अब इसके जूसेस में क्या क्या है, उसको जूस किया जाता है बहुत से फंगल इन्फेक्शन के अंदर। डर्मेटोफाइटोसिस इन्फेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। टीनिया पेडिसिस या टीनिया कार्पोरस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और इसके बाद क्या है, रिंकोमाइकोसिस और टीनिया में कैप्टिस में यूज़ होता है। लेस इफेक्टिव इन क्यूटेनियस एंड
म्यूकोजल कैंडी कैंडिडियासिस। ठीक है जी, ये क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल कैंडिडियासिस के अंदर, और उनको म्यूकोसिस और टीनिया कैपिटिस के अंदर ये बहुत लेस इफेक्टिव हो जाता है। सॉरी, उसके अंदर यूज होता है टीनिया पेटासिस और या टीनिया कार्बोरिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बहुत से फंगल इन्फेक्शन डर्मेटोफाइटोसिस। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये अक्सर तौर पर जो टर्पिनाफिन है, ये डर्मेटोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, डर्मेटोलॉजिकल जो मतलब कि डिसीज वगैरह हैं, इसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी फ्लूसाइटोसिन। अब फ्लू देखिए जी, ये इनने बड़ा गलत कर दिया है कि इसका एक पेज आगे रख दिया है। चलो देखते हैं फ्लूसाइटोसिन। अब फ्लूसाइटोसिन के साइड इफेक्ट्स इनने यहाँ दे दिए। सो अरेंज में बड़ी गलती है, सॉरी फॉर दिस, बट वट कैन वी डू। अच्छा, CNS। अब CNS में इफेक्ट में हेडेक हो सकता है, इसकी वजह से वर्टिगो, फटीग वगैरह हो सकती है, वीकनेस वगैरह, कन्फ्यूजन वगैरह, लोसिनेशन वगैरह आ सकती है इसकी वजह से। इसके अलावा साइकोटिक बहुत से चीज़ें हो जाती हैं। हेयरिंग लॉस हो सकता है टेम्परेरी तौर पर। इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और चेस्ट पेन वगैरह इसकी वजह से हो सकते हैं। सो साइड इफेक्ट्स में और आते हैं GIT की जो है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह, अच्छा ड्राइनेस ऑफ माउथ, इसके अलावा डोनस अल्सर वगैरह, हेमरेज, अल्सरेटोकोलाइटिस वगैरह हो सकता है इसकी वजह से। हेमाटोलॉजी देखें तो एनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपियन हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है इसकी वजह से। और इसमें जॉन्डिस वगैरह हो सकता है इसकी वजह से। मेटाबॉलिक में देखा जाए तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है जी, और हाइपोलिकेमिया हो सकता है इसकी वजह से। तो रेस्पिरेटरी में अगर देखें तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, डिस्पेनिया हो सकता है। स्किन में अगर देखें तो क्या है, क्विनियल डैश हो सकते हैं, प्रोराइटिस होते हैं, जर्टिकेरिया हो सकता है इसकी वजह से, और फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है इसकी वजह से। तो ग्राइसियोफुलमेन। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट एंड पर आई थी, जो हमने कहा था कि अदर फंगल ड्रग्स हैं, ठीक है जी, जिनकी कोई खास क्लासिफिकेशन नहीं है। अब इसमें से है ये क्राइसियोफुलमेन। क्राइसियोफुलमेन क्या है, हाइड्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरिन क्राइसियोफुलमेन इसको कहा जाता है। ये एक माइटोटिक स्पिंडल के ऊपर एक्ट करते हैं, और ओरल स्टैटिक ड्रग है ये, ठीक है जी, ओरल ड्रग है, ओरल स्टैटिक ड्रग है, और हाई इफेक्टिव फॉर केराटिन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ स्किन के अंदर इसकी, ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, फेंगिस्टेटिक हैज ए नैरो स्पेक्ट्रम। सो गाइस, अगर हम फर्दर इसके ग्राइसियोफिलिन के बारे में देखें तो ये क्या है कि ये फंगिस्टेटिक है, मतलब कि ये फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकता है, ना कि उसको किल करता है, ठीक है जी। और इसके एक नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब ये चंद एक उसके लिए इन्फेक्शन वगैरह के लिए भी ही होता है, क्या कहते हैं उसको, इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसको कैसे दिया जाता है, गिवन ओरली, इसको ओरली गिवन दिया जाता है एक्सपर। और ऑब्जेक्शन इंक्रीजेस विद फैटी मील, मतलब जितना ज़्यादा फैटी मील होगा उतनी ज़्यादा इसकी अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है जी। उसकी हाफ लाइफ होती है तकरीबन ऑलमोस्ट 26 आवर्स, और टेकन सेलेक्टिव बाई नेवली फार्म्ड स्किन, ठीक है जी। इसको सिलेक्टिवली लिया जाता है बाय न्यूली फार्म स्किन एंड कॉन्ट्रैक्टेड इन दी केराटिन, ठीक है जी। और इसको जो नई जिस जगह पर स्किन बन रही हो उस जगह से इसको या तो लिया जाता है या कंसनट्रेटेड इन दी केराटिन, और सॉरी, और उस जगह पर मतलब कि ये ज़्यादा असर करता है। और दूसरा उस जगह पर जहाँ पर कैराटिन ज़्यादा हो, कैराटिन मतलब एक केमिकल है जो कि हमारे नेल्स में मौजूद होता है, हमारे हेयर्स में मौजूद होता है, हमारे टीथ में भी होता है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि इंड्यूसेस साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इंड्यूस करता है, ठीक है। और इसको कैसे दिया जाता है, छोटे गिवन फॉर 2 to 6 वीक फॉर स्किन। अगर स्किन का प्रॉब्लम है या हेयर्स का इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या किया जाता है, 2 से 6 महीने के 6 हफ्ते इसको दिया जाता है, ठीक है जी। एंड हेयर इन्फेक्शंस टू अलाउ रिप्लेसमेंट ऑफ द इन्फेक्टिव केराटिन बाय रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, मतलब ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड कैराटिन है वो क्या होगा, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ओके। उसके बाद ग्रेसिफलेवन। अब इसकी क्या है, इनहिबिट्स फंगल माइटोसिस बाय इंटरफेयरिंग विद ट्यूब्यूल फंक्शन। क्या करते हैं, इनेबिट कर देता है फंगल माइटोसिस को, फंगल इन्फेक्शन की माइटोसिस को ये इनेबिट करता है। और इसके वजह से क्या होता है, इंटरफेयर करता है विद माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन, माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है। और इसके अलावा क्या यूज टू ट्रीट
डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, ये डर्मेटोफाइट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के इस्तेमाल होता है। रिंग वर्म ऑफ द डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के इस्तेमाल होता है, जो क्या है, जो कि एक रिंग वर्म ऑफ स्किन, हेयर और नेल्स है। स्किन, हेयर और नेल्स का रिंग वर्म होता है, जिसको कहते हैं जो कि एक डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन होता है, ठीक है जी, उसको ट्रीट करने के इस्तेमाल होता है। और इनइफेक्टिव टॉपिकली, ये टॉपिकली अगर इसको लिया जाए तो ये तकरीबन इनइफेक्टिव होता है, इस वजह से इसको मतलब कि नॉट इफेक्टिव इन दी सबक्यूटेनियस आर डीप माइकोसिस वगैरह या सबक्यूटेनियस लेयर में ये फैक्टर नहीं होता, ठीक है जी। और इसकी वजह से इसको अक्सर तौर पर ओरली ही लिया जाता है। और क्या है जी, एडवांस साइड्स देखा जाए पेरिफेरल न्यूराइटिस इसकी वजह से हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन वगैरह इसकी वजह से हो सकती है, इसके अलावा फटीग हो सकती है, थकावट वगैरह, वर्टिगो हो सकता है। और जीआईटी अपसेट में देखा जाए तो एंजाइम इंड्यूसर है ये, इसकी वजह से ब्लड वीन हो सकता है, इंक्रीजेज अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ये अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है जी। सो किनोकैंडिज, अब किनोकैंडिज क्या होते हैं, इसमें आ जाता है जी कैप्सोफंगिन, जो कि ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसको, कैंडिडिया को, एस्परजिलस को ट्रीट करने के इस्तेमाल होता है कैप्सोफंगिन, ठीक है जी। एक्ट ऑन, किस पर एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन बीटा 1,3 ग्लाइकन ऑफ द सेल वॉल, जो फंगल सेल है उसकी सेल वॉल होती है, इसके अंदर होता है बीटा 1,3 ग्लाइकन, ठीक है जी। बीटा 1,3 ग्लाइकन होता है सेल वॉल, इसकी सेल वॉल के अंदर, ठीक है जी। उस पर ये एक्ट करते हैं न्यू ड्रग्स। अब न्यू ड्रग्स में कौन कौन से आ जाती हैं जी, माइकाफंगिन आ जाता है इन दी क्या कहते हैं, हमारी बोन्स मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान क्या होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और इसको अक्सर 50 mg IV मतलब कि इंटरवेनसली लिया जाता है पर डे के हिसाब से। और एनी डोला फंगिन आ जाता है इसके बाद। सो इसके बाद जूसेस और इसके डोजेस वगैरह क्या है, जो अदर ड्रग्स हैं इनकी किनोकैंडिज की, मतलब किनोकैंडिज में एक तो है कैप्सोफंगिन आ जाता है, ठीक है जी, माइकोफंगिन है और एनीड्यूला फंगिन है। किनोकैंडिज आप इसको फंगिन से याद रख सकते हैं, कैप्सोफंगिन, माइकाफंगिन और एनीड्यूला फंगिन। कैप्सोफंगिन में क्या है, कैंडिडिया एस्परजिलस के लिए यूज होता है और ये 1,3 ग्लाइकन ऑफ सेल वॉल के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है जी। और इसके अलावा क्या है जी, और न्यू ड्रग्स के अच्छा, इसके बाद माइकोफंगिन क्या करता है कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के में फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एनीडोला फंगिन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, जो डीप एंड इन्वेसिव कैंडिडोसिस में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। और इन्वेसिव एस्परजिलस में इसको यूज़ किया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरोपेनिक immunocompromised patients whose fever is not responding to antibacterial antibiotics, ठीक है जी। न्यूरोपेनिक immunocompromised पेशेंट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है जिनका फीवर क्या है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, जो कि एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है जी। न्यूरोपेनिक इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, न्यूरोपेनिक इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, जिनके अंदर क्या है, जिनका फीवर क्या कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है जी। एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जिनके ऊपर इफेक्ट नहीं करनी, तो इनकी डोजेज क्या होती है, इनकी डोजेज अक्सर होती है 70 mg, ठीक है जी। 70 mg डोज होती है, लोडिंग डोज इन्फ्यूज्ड IV, मतलब कि इंटरवेनसली इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा क्या है जी, ओवर ओज फॉलोड बाई 50 mg IV डेली, 50 mg IV डेली भी इसको दिया जाता है, ठीक है जी। तो क्या है, कैंसिडास अब अच्छा, ये इसकी अब ना एक आपके ब्रांड नेम वगैरह है, ठीक है जी। एक कैंसिडास है और कैस्पोगान 70 mg है इन 10 ml, ठीक है जी। 10 ml के अंदर ये शायद मेरे ख्याल से मतलब कि सॉलिड पाउडर फॉर्म में होते होंगे, इसलिए इनको मिक्स किया जाता है। अच्छा, mg इन 10 ml नहीं, सॉरी, ये इनकी 70 mg होती है 10 ml के अंदर, ठीक है जी। 10 ml जो ड्रग है उसके अंदर कितनी होती है, 10 ml जो मतलब हमारा इंजेक्शन है 10 ml का, उसके अंदर होती है 70 mg, और या 50 mg भी हो सकती है उस इंजेक्शन के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद यूज इन कम्बिनेशन विद सैलिक, अब अच्छा, सेल सैलिक एसिड कम्बिनेशन के तौर पर अक्सर यूज़ किया जाता है वाइट और व्हीटफील्ड ऑइंटमेंट तौर पर यूज़ होता है बेंजोइक एसिड 6% प्लस सेल सैलिक एसिड। अच्छा, ये इसका एक अच्छा व्हीटफील्ड मतलब व्हीटफील्ड ऑइंटमेंट अगर बनानी हो तो उसके अंदर क्या क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है 6% और सेल सैलिक एसिड 3% होता है। सेल सैलिक एसिड ड्यू टू इट्स
क्रेटोलिटिक एक्शन हेल्प्स टू रिमूव इन्फेक्टिव टिश्यू। सेल साइलेंट क्या करता है, इनका क्रेटोलिटिक एक्शन होता है जिसकी वजह से क्या करता है, ये इन्फेक्टेड टिश्यूज को रिमूव करने में मदद करता है और प्रमोट्स द पेनिट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड के पेनिट्रेशन को प्रमोट करता है। ठीक है जी। इन फंगल इन्फेक्टेड लीजन, फंगल इन्फेक्टेड लीजन के अंदर ये बेंजोइक एसिड की पेनिट्रेशन को प्रमोट करता है। ठीक है जी। इसके बाद क्या एडवांस फैक्ट्स का इसकी इरिटेशन आ जाती है, इसका बर्निंग सेंसेशन आ जाती है और रिंग कटर ऑइंटमेंट आ जाता है। ठीक है जी। सो हमारी यहाँ पर ये स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल। आपको मज़ीद भी इस तरह की फार्माकोलॉजी और फार्मेसी का जो सब्जेक्ट के रिलेटेड मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे अपडेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।